बिगनर्स माइंड में आपका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी के अभी तक हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक है। और अब जहाँ स्टार्ट हो रहा है मेन संविधान, जिसमें हम पहले उद्देशिका पढ़ेंगे और उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। और इसमें इससे जुड़े क्या क्या संविधान में संशोधन हुए हैं या फिर किस किस वजह से प्रस्तावना के बीच में वो सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या आदेश दिए गए हैं प्रस्तावना को लेकर, ठीक है। भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक तद्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं, यानी कि अपने आप को समर्पित करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं संविधान प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व हैं। मुख्य तत्व जो हैं मुख्य तत्व कितने हैं? मुख्य तत्व हैं 3। पहला है संविधान का स्रोत, ठीक है। दूसरा है संविधान का स्वरूप, संविधान का स्वरूप, और तीसरा है संविधान का उद्देश्य। ये 3 जो है उसके मुख्य तत्व हैं। अब इसमें देखते हैं क्या क्या आता है। संविधान के स्रोत में क्या आता है? हम भारत के लोग, यहां तक हम भारत के लोग अर्थात क्या हो गया? जनता। इसका क्या हो गया? अर्थात जनता। और संविधान के स्वरूप में क्या आता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें पहला ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला। दूसरा समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इसके बाद आते हैं संविधान के उद्देश्य। इसमें क्या क्या आता है? न्याय, जिसमें क्या आता है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद स्वतंत्रता, विचार की अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता। इसको अगर हम ऐसे कर दें ये, तो अब ये क्या कह रहा है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और क्या है? बंधुत्व राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है? जो प्रसिद्ध न्यायविद थे वो थे N.A. पालकीवाला। उन्होंने क्या कहा? संविधान को क्या बताया? परिचय पत्र। प्रस्तावना को क्या बताया? परिचय पत्र बताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें से ये संविधान सभा में रखा जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें से इसको प्रस्तावना ली गई है। उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है। और क्या है? जो प्रस्तावना ली गई है, प्रस्तावना अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है। अमेरिका से ली गई है।
लेकिन जो इसकी भाषा है, ये जो भाषा है ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। और 42वें संविधान संशोधन में कुछ शब्द जोड़े गए थे जो थे समाजवादी, इसमें है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, अखंडता और ये पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और एक ये पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। और सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय की चर्चा की गई है, जो तत्व लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? रूस की क्रांति से, जो कब घटित हुई थी? 1917 में। और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इनको जो लिया गया है वो लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से ये कब घटित हुई थी? 1789 से 1799 तक चली थी, ठीक है। अभी हो गया, अब सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको पहले पूरा क्लियर कर लें। चलिए, सबसे पहले चर्चा करेंगे हम संविधान के स्वरूप के बारे में। संविधान के स्वरूप में कौन कौन से थे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहला, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या मतलब है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मतलब है भारत अपने आंतरिक और बाह्य यानी कि विदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है, यानी कि पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने में। दूसरा, समाजवादी। समाजवादी से क्या अर्थ है? जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित हैं। समाजवादी में वह संपत्ति या फिर तो संपत्ति हो या संसाधनों की समानता, हर तरीके से समाजवादी समानता, समाज में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो, ठीक है। और ये जो शब्द है ये कहाँ से कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन करके। और योजना आयोग, जो पहले योजना आयोग था अब क्या है? नीति आयोग हो गया है। तो नीति आयोग में जो लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्य की प्राप्ति को दर्शाते हैं वो भी यही है, ठीक है। उसके बाद आता है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष के अर्थ है धर्म और राजनीति का अलगाव है। पंथनिरपेक्ष से अर्थ है धर्म और राजनीति का अलगाव। राज्य का, किसी भी राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ना ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। ये है, इसका मतलब है पंथनिरपेक्ष का मतलब। और ये भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। अब आते हैं लोकतंत्रात्मक। इसका क्या मतलब है? शासन चलाने, शासन संचालन की शक्ति और संभवता की शक्ति और संभवता भारत की जनता में निहित होगी। लोकतंत्रात्मक जो है शासन संचालन यानी किस तरह की शासन चलेगा और किस तरीके से नहीं, उसकी शक्ति और संप्रभु जो होंगे सबसे एक तरीके से नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं मालिक तरीके से भारत की जनता होगी, भारत की जनता होगी। इसके बाद क्या आता है? गणराज्य। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। इसका अर्थ निकलता है ये, गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य की बजाय देश की जनता में निहित होगी। इसका मतलब है गण यानी कि जन, लोग।
और राज्य वही राज करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला, भारत के उद्देश्य। सबसे पहले न्याय। न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। न्याय के अंतर्गत क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। और ये तत्व कहाँ से लिया गया है? रूस की क्रांति से। रूसी क्रांति से लिया गया है, थोड़ी देर पहले बताया भी था। ठीक है, और दूसरा क्या है? स्वतंत्रता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ किया है इसमें व्यक्ति की गतिविधि, व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का निषेध है। यानी कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है अपनी मर्जी से, तथा उसे संपूर्ण विकास के अवसर पर उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान की उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की उद्घोषणा करती है। क्या क्या कर सकता है वो? विचार, कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है किसी को मार भी सकता है। अपना विकास कर सकता है किसी भी तरीके से, अपने धर्म का विकास कर सकता है। ठीक है, ये सब है। और उसके बाद क्या आता है अगला? समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता से क्या तात्पर्य है? समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना है। यानी कि समानता एक तरीके से, जो कि हम किस में पढ़ेंगे? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्या है? अगला है बंधुत्व। बंधुत्व, सभी नागरिकों के बीच होने के भाव को जागृत करना। यानी कि एक तरीके से जोड़ना, एक सभी को, एकता बढ़ाना, या फिर ये भी कह सकते हैं बंधुत्व का भाव पैदा करना। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है एवं मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य किसमें पढ़ेंगे हम? 51, अनुच्छेद 51 क्या में के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है भारत का संविधान। ठीक है, अगला क्या आता है? व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, के मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई और लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। ठीक है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, जो कि मेरे ख्याल में आखिरी भी होगा। आखिरी तत्व कौन सा है? राष्ट्र की एकता और अखंडता। अच्छा चलो, हाँ, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। राष्ट्र की एकता और अखंडता कभी नहीं तोड़ेंगे और अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। ये शब्द कहाँ किस में जुड़ा है? 42वें संविधान संशोधन में द्वारा जोड़ा गया है। बस ये शब्द, इसका मतलब यही है कि अपनी राष्ट्र को एक रखेंगे और ऐसी कोई भी विचार नहीं पनपने देंगे, या फिर ऐसा कोई भी भाव पैदा नहीं करेंगे जिससे राष्ट्र की अखंडता में दरार आए या फिर नफरत जो कि राष्ट्र की अखंडता पर सीधा वार करती हो, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे।
अब हम बात करेंगे प्रस्तावना की उपयोगिता। ठीक है, पहला क्या है, संविधान के विस्तृत विवरण को संक्षिप्त रूप है। पूरे संविधान के विवरण का संक्षिप्त रूप है। दूसरा, संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्य का उल्लेख है। ठीक है, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये किसने कहा था? संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये किसने कहा था? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, फिर के एम मुंशी ने क्या कहा? ये सभी वो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। किसने क्या कहा? के एम मुंशी ने क्या किया? संविधान की नहीं, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली का, किसको? प्रस्तावना को क्या क्या? हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, जन्म कुंडली कहा। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या लड़ाइयाँ हुई, एक तरीके से क्या क्या बहस हुई, या फिर क्या क्या केस हुए। 4 केस हुए जो इम्पोर्टेंट थे। पहला, बेरूबारी संघ का मामला। बेरूबारी संघ मामला 1960 में। दूसरा, सज्जन सिंह। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार। राजस्थान 1964। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य। पंजाब राज्य कब की बात है ये? 1967। और फोर्थ, आखिरी जो हुआ, केशवानंद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये कब की बात है? 1973। अब देखो, बेरोजगारी संघ मामले में सरकार ने प्रस्तावना क्या निर्णय हुआ? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि यह है, इसमें यह आया, प्रस्तावना अंग नहीं है, क्योंकि यह ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक है और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर सज्जन सिंह में आया। सज्जन सिंह में न्यायमूर्ति
मोधोलकर थे। प्रस्तावना संविधान के अंग न होने के विषय में उच्चतम न्यायालय के पूर्व के निर्णय पर विचार किए जाने की जरूरत पर ध्यान आकर्षित किया। ठीक। कोकलनाथ राज्य 1967 में कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, मूल आत्मा है, यह शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। फिर सबसे जरूरी जो केस था केशवानंद भारती में कहा गया, वाद विवाद के कई न्यायाधीशों के वाद विवाद के पश्चात कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसे स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो मेन दो ये थे जहां से शुरू हुआ और जहां पर खत्म हुआ। बेरोजगारी संघ मामले में कहा गया था संशोधनीय नहीं है, संशोधन नहीं किया जा सकता, तो इसमें कहा कि किया जा सकता है। और अनुच्छेद 68 के तहत, किसके अनुच्छेद 68 के तहत संशोधनीय है, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संभव नहीं है। मतलब संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचा जो है इसका, उसको संशोधन नहीं किया जा सकता। पर इसमें तो सीधे सीधे मना ही कर दिया था बेरोजगारी संघ मामले में कि संशोधन किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से अभी निर्धारित किया कि उद्देश्य का प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता तो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। और इसी के साथ केशवानंद भारती में ये केस समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।